नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत में होंगे। तो यार बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर जी पढ़ाई कहाँ से की जाए। तो यार हम हैं उसके लिए, हम यहाँ आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। कोविड सिचुएशन में बहुत सारे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। स्पेशली उन बच्चों का जो थोड़े गांव तरफ से रहते हैं, उनका बेस भी कमज़ोर हो गया है, उनको बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं मालूम है। और अभी परीक्षाएं तुरंत आने वाली हैं और आपका इस बार सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपको खुद से पढ़ के जाना पड़ेगा यार, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से पढ़ के जाओ, किसी के भरोसे मत जाओ। तो यहाँ मैंने यार निमी का जो है क्वेश्चन बैंक जो है डाउनलोड करके रखा है। आपको चाहिए या आपको मिल जाएगा, इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए हुए हैं। लेकिन मैं इसको एक एक करके आपको सारे पॉइंट समझाता जाऊँगा, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको सारे कंसेप्ट जो हैं, सारी जो एकदम निचोड़ है वो आपको पता चल जाएगा। तो यार ये इलेक्ट्रिशियन का सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 मतलब चैप्टर 1 जो है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो अब ये देखो, ये वाला चिन्ह यार, ये बिल्कुल हॉस्पिटल वाले साइन की तरह लग रहा है, और लग नहीं रहा है ये हॉस्पिटल वाला ही साइन है। तो ये चेतावनी चिन्ह तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये चेतावनी चिन्ह तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक। मैंडेटरी चिन्ह या आवश्यक चिन्ह जो होता है, ये बिल्कुल भी उस तरह नहीं। आवश्यक चिन्ह क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक। प्रोहिबिशन चिन्ह भी नहीं है। निषेध चिन्ह, निषेध चिन्ह आपका इस तरह होता है, ये है आपका निषेध चिन्ह। जैसा आपने इसमें देखा होगा, अंदर सिगरेट बनी होती है, तो धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान यहाँ आप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे निषेध चिन्ह कहते हैं, प्रोहिबिशन साइन, मतलब वो चीज़ वहाँ पे मना है, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो यार चौथा बच्चा है इंफॉर्मेशन साइन या सूचनात्मक चिन्ह, क्योंकि ये सूचना दे रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल है या यहाँ पे हॉस्पिटल या क्लिनिक है। ठीक। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज स्मूदरिंग ऑफ फायर? अब देखो यार, यहाँ स्मूदरिंग ये चीज़ पूछ रहा है। आग बुझाने का, अग्निशमन करने के कई तरीके होते हैं, ये पर्टिकुलरली स्मूदरिंग की बात कर रहा है, यानी शमन किसे कहेंगे। तो यार देखो, इसका अगर मैं सिंपली आंसर दूं तो ये होगा, ठीक, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अब ऐसा क्यों होगा? देखो, अग्नि को बुझाना के कई तरीके होते हैं। पहला तो तरीका ये होता है कि भाई जिस पे आग लगी है आप वही चीज़ हटा दो, कि जैसे पेट्रोल पे आग लगी तो आप पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दो। ठीक। तो वो तो ये हो गया रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना। ठीक। ये वो हो गया, लेकिन इसे हम लोग स्मोदरिंग में नहीं डालेंगे। ठीक। ये दूसरा टाइप है, आग बुझाने के जो तरीके हैं उनमें दूसरा टाइप है। फिर दूसरा आता है यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये भी दूसरा तरीका आता है। ये सारे तरीके स्मोदरिंग या शमन में नहीं आते हैं। अग्नि शमन में आते हैं लेकिन शमन में नहीं आते हैं। ठीक। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एडिंग द फ्यूल एलिमेंट, तो खैर ये तो भाई कोई पागल ही करेगा, क्योंकि अग्नि में ईंधन मिलाना ये किसी बेवकूफ़ का ही काम हो सकता है। ठीक। तो ये तो बिल्कुल करना ही नहीं। ठीक। तीसरा, विच ऑफ दी इज़ अ फिज़िकल हैज़ार्ड? तो यार फिज़िकल हैज़ार्ड का मतलब भौतिक हानि। भौतिक हानि का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें आपको बाहर से जो है हानि पहुंचा सकती हैं। बाहर से हानि का मतलब, देखो, धूम्रपान तो आपको बाहर से हानि नहीं पहुंचा सकता, तो ये तो बिल्कुल एकदम छोड़ दो। ठीक। तीसरा ऑप्शन है कोरोजिव या शरण, मतलब लोहे में जंग लग जाना, या अगर किसी लोहे पे या किसी धातु पे अगर एसिड गिर जाता है तो उस पर शरण हो जाता है उसका, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये केमिकल हैज़ार्ड में आता है। ठीक। चौथा ऑप्शन जो है वो है रेडियो एक्टिव। अब रेडियो सक्रियता, फ़िलहाल तो आईटीआई में आपको कहीं भी रेडियो एक्टिव से या रेडियो सक्रियता से का कोई भी काम पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ पे काम पड़ता है वहाँ कभी कभी इसको फिज़िकल हैज़ार्ड या भौतिक हानि की तरह ले लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि आईटीआई है, यहाँ पे रेडिएशन का कोई भी काम नहीं होने वाला है, तो हम लोग इसको भी हटा देंगे। चौथा बचा वाइब्रेशन या कंपन। कंपन यार देखो, बाहर से हमको हानि पहुँचा सकती है। अब आपको लग रहा होगा यार कंपन कैसे हानि पहुँचा सकती है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा
तो बहुत सारी ऐसी मशीन होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंपन होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, तो यार वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन ला सकती है, क्योंकि उससे किसी को भी इंजरी या चोट लग सकती है। तो आते चौथे प्रश्न की तरफ। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। अब अग्निशामक यंत्र का, ठीक, अग्निरोधक के उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो अगर आपने कभी फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निरोधक उपकरण आपने कभी देखा होगा, तो वो एक सिलेंडर होता है जिसमें एक सेफ्टी पिन, एक नोज़ल और एक जो है लीवर लगा होता है। तो सबसे पहले जब आप उसको स्टैंड पे से निकालेंगे तो सबसे पहले हमको करना होता है, सेफ्टी पिन को निकालना होता है, तो उसको कहेंगे पुल, ठीक। तो जब पुल है तो भाई ये पुश और ये दोनों तो एकदम हटा ही दो, ठीक। पुश वाला है तो ये तो हटा ही दो, ये दोनों, ठीक। पुल करना है या खींचना है हमको, उसको पहले जो सेफ्टी पिन होती है उसको बाहर खींचना है, फिर एम करना है, यानी आग की तरफ उस नोज़ल को मोड़ना है, उसको आग की तरफ दिखाना है। फिर अब ये दोनों में सेम है, ये देखिए, पुल एम, ठीक, खींचना निशाना लगाना दोनों में आए हुए हैं। इसके बाद जो है आप लीवर को स्क्वीज़ करेंगे, ठीक, मतलब आप लीवर को जो है दबाएंगे, ये यहाँ पे दबाना, ठीक, फिर घुमाना उसको, आग के अगर जितनी जगह आग होगी आप उसको घुमाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन कट जाता है, ये वाला ऑप्शन अब काट दिया जाएगा, क्योंकि आप स्क्वीज़ करने के पहले या लीवर दबाने के पहले आप उसको ऐसे इधर उधर आग की तरफ नहीं करेंगे, पहले आप लीवर से उसको रिलीज़ कर देंगे, तब आप उसको आग की तरफ जो है उपयोग करेंगे, ठीक। अगर कुछ भी इसमें से ना समझ में आया तो नीचे यार कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो छोटा सा बना दूंगा, ठीक। आते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। विच स्टेप ऑफ द 5S कंसेप्ट रिफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। अब जिनको 5S कंसेप्ट नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये एक जापानीज़ कंसेप्ट है, एक जापानी कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी वर्क प्लेस जहाँ पे लोग काम करते हैं, वर्क प्लेस का मतलब कोई भी हो सकता है, वो ऑफिस हो सकता है, वो फैक्ट्री हो सकता है, वो इंडस्ट्री हो सकता है, वो कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई सी भी जगह हो सकती है, वहाँ पे 5S कंसेप्ट वो लोग अप्लाई करते हैं। 5S कंसेप्ट में यार 5 चरण आते हैं, जिसमें जो है 5 चीज़ें होती है, उसमें जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो एक चीज़ डिफ़ाइन करता है। अभी मुझे याद नहीं है फ़िलहाल, मैं देख के आपको बताता हूँ। वो 5S कंसेप्ट याद करना ज़रूरी है, मुझे भी याद कर लेना चाहिए फ़िलहाल, तो वो कंसेप्ट ज़रूरी है। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन ये सबसे ज़्यादा पूछता है, ये स्टैंडर्डाइजेशन ही आपको पूछेगा यूजुअली, ठीक। तो वो स्टेप 4 में होता है, चतुर्था चरण जो है स्टैंडर्डाइजेशन का होता है। 5S कंसेप्ट का यार मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अभी जो है शॉर्ट सीरीज़ है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो 6वां क्वेश्चन, विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। अब देखो, वायर हुक और लूप का मतलब, हुक और लूप तो आपको पता ही होगा, इंग्लिश में इसका कोई अलग वो रूप नहीं है। तो देखो, फ्लैट नोज़ प्लायर नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्यों? क्योंकि उसका जो नोज़ होता है वो फ्लैट होता है, ठीक। तो आप हुक तो किसी तरह बना लोगे, लेकिन लूप नहीं बना पाओगे। लूप मतलब तार को ऐसे गोला जो कर देते हैं उसको लूप बोला जाता है, तो आप लूप नहीं कर पाएंगे। आप उसको फ्लैट से हुक बना सकते हैं, लूप नहीं बना सकते हैं। दूसरा लॉन्ग नोज़ प्लायर, तो लॉन्ग नोज़ प्लायर यार जो छोटे तार होते हैं या छोटे जगह पे जहाँ पे जो है आपका हाथ या नॉर्मल कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं जा सकता, वहाँ यूज़ होता है। तीसरा आता है यार, ये वाला हटा देता हूँ मैं, डायगोनल कटिंग प्लायर, क्योंकि ये तारों को काटने के काम आता है, सबसे ज़्यादा इसका काम तारों को काटने का होता है। तो चौथा आता है राउंड नोज़ प्लायर। ये यार देखो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि हुक और लूप है, तो हुक और लूप गोल ही होता है, तो राउंड नोज़ प्लायर से ही बनाया जा पाएगा वो, ठीक। और 7वां प्रश्न, पिंसर का काम क्या होता है। पिंसर अगर आपने देखा होगा कभी, तो वो एक ऐसे चिमटे टाइप का डिज़ाइन होता है, बहुत अजीब सा डिज़ाइन होता है उसका। लेकिन पिंसर को याद कैसे रखना है,
पिन सर, ये पिन ना, एक्सट्रैक्टिंग पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना, बस हो गया। पिंसर का यही काम होता है। हालांकि इसको थोड़ा और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका मेन काम यही होता है। तो यार ये तो हटा ही दो, ये एकदम हटा दो, ठीक। पिंसर का काम पिन निकालने का होता है लकड़ी में से, क्योंकि आप लोहे में पिन नहीं डालते हैं, आप लकड़ी में ही नेल और पिन मतलब कीलें वगैरह आप लकड़ी में ही लगाते हैं। तो लकड़ी में से निकालने के लिए पिंसर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सिंपल है, ठीक। अब 8वां प्रश्न, अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये वाला जो चिन्ह होता है ये आता है आपका मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। जितने भी आवश्यक चिन्ह होंगे उनका बैकग्राउंड हमेशा ब्लैक होता है या येलो होता है, ब्लैक और येलो में होता है हमेशा। जो है वो इस तरह के, या तो आपको ऑक्टागॉन माने आपके 8 ये साइड्स हैं, ये ऑक्टागॉन में आपको दिख जाएगा, या तो अगर नॉर्मल स्क्वायर में भी है तो भी आपको ये मैंडेटरी साइन में आएगा। कॉशनरी साइन में डिफरेंस बता देता हूँ थोड़ा सा कि फ़र्क क्या है इन सब में, ठीक। मैंडेटरी साइन यूजुअली ब्लैक होता है, ठीक। ब्लैक इस तरह का नहीं होता है, ये साइन, ये गिव वे, ये रोड साइन है, ठीक। ये नहीं होता है, ये मैंडेटरी साइन के अंदर आता है। मैंडेटरी साइन में जितने भी चीज़ें बनी होती हैं उसके पीछे यूजुअली ब्लैक होता है, ठीक। कॉशनरी साइन जो होता है, जो सचेतक चिन्ह होता है, वो आपका इस तरह बनता है, ठीक। इस तरह मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। इस तरह आपको बनता है, ठीक। ये आपका सचेतक चिन्ह होता है, कॉशनरी साइन। उसमें यूजुअली जो भी चीज़ें अंदर बनी होती हैं वो सचेत करती हैं आपको, ठीक। तो ज़रा इस चीज़ को देख लेना, ठीक। इन्फॉर्मेशनरी साइन, सूचनात्मक चिन्ह मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज़ की सूचना देता है। ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट एड ही हो, बाकी चीज़ें भी हो सकती है कि जैसे यहाँ पे लैब है, यहाँ पे आपकी क्लासरूम है, तो वो आपकी सूचनात्मक में आ जाता है, ठीक। प्रोहिबिशन साइन को मैंने आपको बता चुका है, गोल यहाँ पे बनाया भी हुआ है, ये होता है प्रोहिबिशन साइन, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। मैंडेटरी साइन जो आवश्यक चिन्ह है, इसके बारे में मैं थोड़ा और बताने की कोशिश करूँगा, शायद आगे होगा कुछ, ठीक। आते हैं 9वें क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। व्हाट इज़ बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन बेसिक कैटेगरी। अब देखो, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। अब देखो, बिना कुछ सोचे समझे पीला लगा देना, बिना कुछ सोचे समझे पीला लगा देना। जितने भी वार्निंग साइन बनते हैं, जितने भी सचेतक चिन्ह बनते हैं, उनके पीछे का कलर हमेशा येलो होता है, हमेशा पीला होता है। और पीला क्यों रखा जाता है, ताकि वो दूर से दिख जाए। जिस तरह टैक्सी पीली होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है, कुछ कुछ टैक्सी पीली होती है, विदेशों में सारी टैक्सियाँ पीली होती हैं, इसीलिए पीला रखा जाता है ताकि वो दूर से दिख जाए, ठीक। इसको बिना वार्निंग साइन ध्यान रखे रहना, ये चीज़ ध्यान रखे रहना कि यहाँ वार्निंग साइन लिखा हुआ है, वार्निंग साइन देखना तो बस येलो लगा देना, पीला। सचेत करने के लिए पीला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब देखो यहाँ ये थोड़ा सा जो है ना कठिन है, ये थोड़ा सा जो है घुमाव वाला क्वेश्चन है। अब देखो, मैं इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक। अग्निशमन के लिए पहली बात तो आप किसी भी पानी का या केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये फोम टाइप, ये झाग वाला तो हट गया बिल्कुल, ठीक। इसको तो पहले ही निकाल देना, ठीक। अब गैस कार्ट्रिज टाइप और स्टोर्ड प्रेशर टाइप, मतलब गैस कारतूस और संग्रहित दबाव में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो केमिकल होते हैं वो इसमें, ठीक, इसमें गैस कार्ट्रिज में आपके केमिकल्स 2 अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, ठीक। जिसको पटक के जो है तोड़ दिया जाता है, अंदर जो है कार्ट्रिज रहती है वो टूट जाती है। तो रिएक्शन से, ठीक, केमिकल रिएक्शन से आपके जो है ये रासायनिक जो है उससे होने के बाद ये जो है गैस निकलती। तो मैंने पहले ही कहा कि भाई रसायन का इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने अभी यहाँ बोला कि भाई इलेक्ट्रिकल फायर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब ये बिजली के जो जितने भी वो हैं
उसका है, तो भाई ये तो लेना ही नहीं है, ये भी केमिकल का यूज़ करता है। ठीक। चौथा है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। तो स्टोर्ड प्रेशर में भी केमिकल का ही इस्तेमाल होता है, बस वो प्रेशर को स्टोर करके रखता है। ठीक। तो इन दोनों में बस इनके डिज़ाइन का फ़र्क होता है, इनके बनावट का फ़र्क होता है, इनके काम करने का तरीका जो है बिल्कुल सेम होता है, दोनों में रसायन का इस्तेमाल होता है, तो ये दोनों इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक। फिर बचता है पहला यार हैलोन टाइप। तो अगर नहीं पता है आपको तो हैलोन एक हैवी गैस होती है, मतलब बहुत भारी गैस होती है। तो ये इक्विपमेंट पे जाके उसके नीचे बैठ जाती है, इक्विपमेंट पे गैस बैठ जाती है क्योंकि ये बहुत भारी गैस होती है। तो जब गैस उसके ऊपर एक जो है परत बना देती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है। ठीक। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है हैलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना। हालांकि आजकल जो है ये इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक। ये आपका यूजुअली इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। जो है हैलोन क्योंकि ये थोड़ी सी पॉइजनस गैस होती है, तो आपका हैलोन टाइप यूज़ नहीं होता है, आपको CO2 टाइप मिलेगा ज़्यादातर। तो अगर CO2 ऑप्शन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर, वो ही यूजुअली आपका इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। ठीक। फिर आते हैं 11 वाले पे, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी करना होगा। विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेस हीट। अब जो है वेस्ट डिस्पोजल मतलब जो है आपका जो भी वेस्ट है, जो भी कचरा है, ठीक, हाँ, उसमें हीट आती हो। हीट मतलब गर्मी पैदा करता हो, जो भी आपका ये हो वो जो गर्मी पैदा करता हो। ठीक। तो गर्मी पैदा करने वाला तो भाई इंसिनरेशन बोलते हैं, सो भस्मीकरण। सीधे से पता चल रहा होगा भाई भस्मीकरण है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो गर्मी पैदा होती है। तो ये 3 तो निकाल दो। ठीक। ये 3 निकाल देने का। फिर आता है ये विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। अब फ्यूम क्या होती है? फ्यूम होती है आपकी जो है धुआं आप कह सकते हो, लेकिन फ्यूम में जो है केमिकल धुआं, रासायनिक धुआं भी होता है, तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। देखो ये एप्रन क्या होता है? एप्रन आपके ऊपर से ऐसे पहना जाता है, आपके सामने होता है, जो आपको केमिकल से या सामने की चोट लगने से बचाता है। ठीक। आपके चेस्ट को बचाता है, आपके सीने को बचाता है। ठीक। तो ये तो होने ही नहीं वाला। दूसरा आता है गॉगल्स, तो ये आपकी आँख को बचाता है, तो ये भी नहीं होने वाला। ठीक। तीसरा है ईयर मास्क, तो कान का कवच तो भाई कान को ही बचाएगा। ठीक। चौथा है नोज़ मास्क, तो भाई सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन है कि भाई फ्यूम से, धुएं से आपको नोज़ मास्क ही बचाएगा, ये सिंपल सा था। ठीक। अब व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई इसको एक ही चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो, बाकी चीज़ों देखो ही मत। एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ पढ़ो, यही चीज़ लिख के चले आना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक। बाकी चीज़ को बिल्कुल देखो ही नहीं, बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल देखो ही नहीं, एकदम याद ही मत रखो, पढ़ो ही मत, मतलब भूल जाओ कि ऐसा भी कुछ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का फुल फॉर्म, बस याद कर लो, इस चीज़ को रट लो, हर जगह पूछाएगा। ठीक। फिर आता है विच मेथड यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स। ठीक। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो देखो विंच क्या होता है? विंच आपका, अब मैं कैसे बताऊं, लेकिन विंच का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक। विंच आपका जो है नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। विंच आपका दूसरे काम के लिए काम आता है, मैं खुद भूल गया इतना देर से पढ़ा के। ठीक है। तो भारी सामान उठाने के लिए, ठीक, क्रेन और स्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्लिंग मतलब जो ऐसे आपको नायलॉन के या लोहे के पट्टे आपको ऐसे दिखते हैं, जिससे जो है सामान को बांध के क्रेन से उठाया जाता है, उसे स्लिंग बोला जाता है। ठीक। जो पट्टे रहते हैं मोटे चौड़े नायलॉन के पट्टे इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल। ठीक। या चेन भी इस्तेमाल की जाती है अगर बहुत भारी सामान है तो क्रेन और स्लिंग से उठाया जाता है। लेयर एंड रोलर का तो इसमें कोई भी काम नहीं है, और मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म का भी कोई काम नहीं है। ठीक। अब आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग। अब देखो मैंने ऊपर कहा था ना कि एक्सटिंग्विशिंग फायर, आग बुझाने के कई तरीके होते हैं। तो पहला तो उसमें था कि भाई आपने हटा दिया, ये आपने जो है वो किया था, स्मोदरिंग की थी, मतलब सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है आपने हटा दी। ठीक। तो वो स्मोदरिंग हो गया, वो शमन हो गया। ठीक। अब ये आग बुझाने को स्टार्विंग क्या है? अब इसमें जो स्टार्विंग टर्म है
वो आता है आपका रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम फायर। ठीक, अब देखो पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा रहना। ठीक, स्टार्विंग का मतलब भूख लगना होता है। अगर आप स्टार्व हो रहे हैं मतलब आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो आग की भूख कब हटा दोगे आप? आग को भूख कब लगेगी? जब उसका फ्यूल एलिमेंट आप हटा दोगे। तो भाई उसके पास कुछ है ही नहीं खाने को, आपने उसका खाना ही हटा दिया, तब वो भूखा रह गया ना। आपको भूखा रखना है, उसको स्टार्व कराना है, उसको भूखा बनाना है। ठीक, तो जब आप भूखा कैसे बनाओगे? उसका साथ खाना हटा दो। खाना क्या है? उसका फ्यूल एलिमेंट उसका खाना है। आपने उसको भूखा कर दिया, फ्यूल एलिमेंट हटा दिया जल का उपयोग करके। एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक, ये देखो यहाँ दिया है अग्नि से ईंधन अलग करना, और ये वाला अलग कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, बिल्कुल से। ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, जल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, थोड़ी सी गलती है। रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम फायर, अग्नि में से ईंधन अलग करने को कहते हैं। ठीक, अब आता है 16वां क्वेश्चन। तो देखो यार, ये फोटो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, नेम ऑफ पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ बताया था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यहाँ पे। ठीक, तो भाई ये देखो फेस शील्ड है, सामने दिख रहा है कि भाई इसको नोज़ पे तो नहीं लगा सकते, इसको हेड पे नहीं लगा सकते क्योंकि हेड की कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। ठीक, हैंड स्क्रीन तो नहीं है ये। ठीक, हैंड स्क्रीन होती भी क्या है मुझे पता नहीं मैंने कभी नहीं देखी। फेस शील्ड ये होती है, ये आपकी वेल्डिंग में या कोई भी रासायनिक क्रियाएं आप कर रहे होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये, रासायनिक में तो मैंने नहीं देखी है, वेल्डिंग में ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो बाकी वाला ये हटा दो, ये हटा दो। फिर 17वां क्वेश्चन, भाई विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक, अब आप कौन सा मेथड जो है, किस तरीके से आप अपना जो है कचरा को का उपयोग करेंगे कि उससे एनर्जी बचे, मतलब उससे जो है ऊर्जा की बचत हो। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा तरीका है? तो इसका भी जवाब भस्मीकरण ही होगा। क्योंकि अगर आप देखो रिसाइकिल करते हो, मतलब हाँ, अगर आप रिसाइकिल करते हो तो रिसाइकलिंग में आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग में ही लगती है क्योंकि आप उसको लेके फिर से कोई काम की चीज़ बनाते हो, तो रिसाइकलिंग तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, दूसरा लैंडफिल है, तो ज़मीन को भरने के लिए भी आपको कचरा ले जाना पड़ेगा एक से दूसरी जगह, उसमें ऊर्जा व्यस्त होगी। ठीक, चौथा है कंपोस्टिंग, खाद डालना। अब देखो खाद डालने में आप कहोगे कि भाई एनर्जी कहाँ से लगती है, लेकिन खाद डालने को भाई आप हर जगह खाद नहीं डाल सकते। आप अपने घर के अंदर खाद नहीं डाल सकते हो, आपको कहीं तो ले जाना पड़ेगा। आपको खाद जो है जहाँ खाद बनती है वहाँ पे उसको ले जाना होगा। और सारे तरीके के जो वेस्ट हैं, सारे तरीके के अपशिष्ट हैं, मतलब जो भी आपका कचरा है वो उसको आप कंपोस्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को कंपोस्ट कर सकते हैं। ठीक, आप बाकी चीज़ों को जो है जला सकते हैं। तो भस्मीकरण से जो है एनर्जी भी बचती है। ठीक, आपकी ऊर्जा की बचत भी होती है, और भस्मीकरण से जो है ऊर्जा जो है आपकी बनती भी है, जो कि आपकी गर्मी के रूप में बाहर आती है। ठीक, आते हैं 18वें पे। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है शायद, लेकिन मैं आपको सारी एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो लगे रहो। विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज़ टू बी परफॉर्म व्हेन द विक्टिम विद इंजरीज ऑन चेस्ट एंड बेली। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए किया जाता है जिसके छाती और पेट में चोट हो। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। देखो क्या लिखा है यहाँ, बैक प्रेशर। क्या लिखा है? बैक प्रेशर लिखा है कि नहीं? देखो लिखा है यहाँ बैक प्रेशर मेथड, मतलब प्रेशर आप बैक पे दोगे। आप बैक पे प्रेशर तब दे सकते हो जब उस आदमी को आपने ज़मीन पे लेटा रखा हो। ठीक, उल्टा। ठीक, अभी आपने यहाँ पढ़ा कि इंजरीज ऑन चेस्ट एंड बेली। ठीक, मतलब उसके छाती और पेट में चोट लगी, तो भाई आप उसको उल्टा तो नहीं लेटा सकते हो, बिल्कुल। ये तो एकदम बेवकूफ़ी वाला काम हो गया। ठीक,
ये हटा दो एकदम, ठीक। अब देखो दूसरा बचता है कि स्कैफर्स मेथड, ठीक। स्कैफर्स मेथड भी एक टाइप का जो है रेस्पिरेशन का तरीका होता है, लेकिन ये वाला मेथड जो है काम का नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ को मूव कराना होता है, और जब आपको इंजरी लगी हो तो स्कैफर्स मेथड भी बैक पे करके किया जाता है, तो स्कैफर्स मेथड भी नहीं यूज़ किया जा सकता जब चोट लगी हो। नॉर्मल उसमें काम आ सकता है, चोट लगने में ये काम नहीं आता, ठीक। देखो माउथ टू नोज़ बचा, ठीक। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा सा देखते हैं, देखिए 18वें क्वेश्चन का उत्तर उल्टा दिया होगा पक्का। ये 18 का डी दिया है, ये आपका दिया है कि नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि बैक प्रेशर मेथड के लिए आपको जो है इंसान को जो है चेस्ट के सीने के बल लेटाना होगा, लेकिन जब उसको चोट लगी है वहाँ पे या छाले निकले हैं वहाँ पे, तो आप उसको उस तरह नहीं लेटा सकते हैं, ठीक। इन्फेक्शन का चांस और चोट गहरी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो भाई यहाँ पे देख लेना, ये दोनों ही काम के हैं, ठीक। अब इसमें से जो है सबसे पहले देखो, अब अगर आप इसको इंटरनेट पे ढूंढोगे तो सबसे पहले कहेगा कि माउथ टू नोज दिया जाता है, फिर माउथ टू माउथ दिया जाता है, मुंह से मुंह विधि दी जाती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में आते हैं कभी भी, ठीक, तो सबसे पहले आपको माउथ टू माउथ देना होता है, ठीक। आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकल किया नहीं होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है तो हमेशा कभी भी अगर आती है ऐसी कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले माउथ टू माउथ दिया जाता है, उसके बाद माउथ टू नोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुंह में कुछ अगर कोई खा रहा था, पान खा रहा था या च्युइंगम खा रहा था, कोई चीज़ जो है अटक गई है मुंह में, तो माउथ टू नोज़ यूज़ किया जाता है। माउथ टू माउथ पहले इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि माउथ टू माउथ जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो है आप मुंह से नाक में डालेंगे तो उसमें बहुत कम सांस जाएगी आपकी, ठीक। माउथ टू माउथ में सबसे ज़्यादा सांस जाती है, इसलिए पहले माउथ टू माउथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। यहाँ पे आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा पीछे, ठीक। फिर अगला, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन। अब देखो इन्फेक्शन का मतलब भाई स्वास्थ्य खतरा, ठीक। संक्रमण, इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण, तो संक्रमण भाई कहीं से भी भाई इलेक्ट्रिकल तो नहीं है, ठीक। विद्युतीय नुकसान से संक्रमण तो नहीं होता, ठीक। अगर चोट लग जाए उसमें बैक्टीरिया चला जाए तो वो अलग की बात है, ठीक। साइकोलॉजिकल मतलब नहीं साइको, ये देखो फिर गलत ना, हाँ ये अच्छा सही कुछ नहीं, ठीक। साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड ये शारीरिक खतरा है, ठीक। फिजियोलॉजिकल गलत बोल दिया मैं, तो फिर आता है आपका फिजियोलॉजिकल हैज़ार्ड मतलब शारीरिक खतरा, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड मानसिक नुकसान भी नहीं हो सकता। इन्फेक्शन आपका होता है बायोलॉजिकल जैविक नुकसान, क्योंकि इन्फेक्शन आपका हमेशा बैक्टीरिया फंगस या इन सब से होता है, तो वो जैविक नुकसान में आता है, ठीक। फिर 20वां प्रश्न, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टूल। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक टूल के बारे में मैंने आपको बताया था जिसका काम पिन निकालने का होता है। क्या होता है? पिन निकालने का किसका काम होता है? पिंसर का काम होता है। बहुत सही भाई साहब, ये होता है पिंसर, ये होता है आपका पिंसर, ठीक। अब इसको मैं अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, यही आपका पिंसर होता है, ये इस तरह दिखता है, ठीक। इसको आप यहाँ से होल्ड करके यहाँ से आप जो है पिन पकड़ के घुमा के निकाल देते हैं आराम से, ठीक। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ठीक। बाकी सब हटा दो, ठीक, अब हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब 21, ठीक, 21वां, हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट, ठीक। अब देखो दिल के दौरे के पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। अब इस सवाल में कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कोई बेहोश होकर गिरता है, ठीक, कोई काम कर रहा था, कोई आपका साथी बेहोश होकर गिर गया, आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऐसे ही गिरा है या उसको बिजली का झटका लगा है या लग रहा है अभी, ठीक, या उसको दिल का दौरा पड़ा है, ठीक। तो ये फर्स्ट एड में आता है। दिल का दौरे पड़ने पर
होठों के चारों ओर नीला रंग आ जाता है, क्योंकि जब दिल का दौरा पड़ता है तो शरीर में जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि दिल जो है ढंग से काम नहीं करता। तो आपके जो ओंठ हैं उनके जो है अगल बगल, मुंह के अगल बगल जो है नीला रंग दिखने लगेगा, मतलब खून जो है वो नीला होने लगता है, तो आपको दिखने लगता है वो चीज़। ठीक, तो ये सब चीज़ हटा दो, ये सब किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि देखो रीढ़ की हड्डी में दर्द तो भाई दिल के दौरे से तो बिल्कुल दूर है। मुंह पूरी तरह बंद होना ये दूसरी कंडीशन होती है। पेट में अधिक सूजन ये भी अलग है। ठीक, आपका चौथा ही बचता है जो है ओंठों के अगल बगल जो है नीला रंग दिखाई देना। ठीक, तो ये सब ये फर्स्ट एड टेक्निक में आता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जानने के लिए ज़रूरी है। पेपर में नहीं आ सकता है, लेकिन जानने के लिए ज़रूरी है। ठीक, आगे आता है 22वां क्वेश्चन, नेम ऑफ द टूल, इस औजार का नाम क्या है। तो ये देखो, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लायर है, कोई सा दिख रहा है ना, ये प्लायर है। ठीक, ये वायर स्ट्रिपर नहीं है। वायर स्ट्रिपर में कई वो होते हैं वायर स्ट्रिप करने के लिए, वायर स्ट्रिपर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक, क्रिम्पिंग टूल इस तरह का नहीं होता। क्रिम्पिंग टूल जो है वो लगाने के लिए, हुक्स वगैरह लगाने के लिए होता है, तो क्रिम्पिंग टूल भी नहीं है। अब देखो कॉम्बिनेशन प्लायर तो ये दिख ही नहीं रहा। ठीक, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। कॉम्बिनेशन प्लायर तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही काम हो रहा है। ठीक, वो है ये डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक, ये तार काटने के काम आता है, छोटे व्यास के तार काटने का काम आता है। ठीक, थोड़े से जो है मीडियम वाले तारों को काटता है, बड़े व्यास के तारों को नहीं काट सकता है। ये बड़े व्यास को तारों को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है वो भी आगे हो, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। ठीक, ये याद रखिए, ये डायगोनल कटिंग प्लायर है। इसके एक तरफ कटर होता है, दूसरी तरफ खाली होता है। अगर इसको मैं पलटूंगा ऐसे तो दूसरी तरफ खाली रहेगा, ये एक तरफ कटर रहता है, इसीलिए आपको ये आराम से कट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो 23वां, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेक्रेटरी साइन। अब मैंने क्या बताया था, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, याद रखो। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने बताया था कि जितने भी मैंडेटरी साइन होते हैं, आवश्यक चिन्ह होते हैं, उनके पीछे ब्लैक होता है। तो क्या करना है, आँख मूंद के ये लगा देना बस, क्योंकि ये आवश्यक चिन्ह ही है। आवश्यक चिन्ह इसी तरह होंगे, आपको दिखेगा इसी तरह सारे आवश्यक चिन्ह होंगे। तो ये बाकी चीज़ें हटा दो भाई, बाकी चीज़ें को कोई काम नहीं। ठीक, क्योंकि भाई ये बाकी चीज़ की तरह दिख ही नहीं रहा है। ठीक, वार्निंग और प्रोहिबिशन साइन तो बिल्कुल नहीं है, इन्फॉर्मेशन साइन भी नहीं है। ये मैंडेटरी साइन है, क्योंकि आप खुद भी, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा कि मैंडेटरी साइन किस तरह का होता है, तो आप देख सकते हो कि साइन में बना क्या है। साइन में बने हैं दस्ताने। ठीक, दस्ताने मतलब ग्लव्स बने, सेफ्टी ग्लव्स बने हैं। तो भाई मैंडेटरी है, आवश्यक है, यहाँ पे ग्लव्स लगाना आवश्यक है, ज़रूरी है। यहाँ पे बिना ग्लव्स के आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है 24, व्हाट विल बी फर्स्ट एड गिवन टू स्टॉप। हाँ, ये देखो, ठीक, फर्स्ट एड गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। अगर पीड़ित के रक्त का बहाव हो रहा है, कभी आपको चोट लगती है और आपका खून बहने लगता है, ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ की जाती है वो होता है कि चोट पे लगे हुए भाग पे दबाव डालना। ठीक, ताकि ब्लड का लॉस ना हो, ताकि रक्त का बहाव वहीं पे रुक जाए और जो है रक्त का यानी ब्लड का लॉस ना हो, ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ अब आप कहोगे कि यार ये भी तो हो सकता था कि भाई इसको ड्रेसिंग में कवर कर दे, भाई ड्रेसिंग कर दे, उसको कवर कर दें, लेकिन ये चीज़ फर्स्ट एड में नहीं आती है। जब भी आपको कोई ऐसा कंडीशन मिलेगा, किसी को चोट लगी है और उसका खून बह रहा है, तो सबसे पहले आप प्रेशर लगाएंगे इंजर्ड पोर्शन पे। जब वो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचेगा तब डॉक्टर्स उसकी जांच करेंगे कि इस चोट का क्या किया जाए, फिर वो उसको कवर करेंगे। क्योंकि अगर आप पहले ही कवर कर देंगे तो हो सकता है ड्रेसिंग का, यानी जो ड्रेसिंग है, जो जिससे आप कवर कर रहे हैं, पट्टी वगैरह है, उसका कुछ टुकड़ा अंदर चला जाए, और अगर वो टुकड़ा अंदर फंस गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए वहाँ फंसा रहेगा और बार बार इन्फेक्शन बनाता रहेगा। ठीक, तो ये सब चीज़ हटा दे। अप्लाइंग ऑइंटमेंट, ये तो एकदम बेवकूफ़ वाला, मलहम लगाओगे, चोट में मलहम लगाओगे। देखो, ठीक, कीप इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सिर में भी अगर चोट लगी है तो कितना भी ऊपर रखोगे तो खून तो निकलेगा ही शरीर से। ठीक, तो भाई ये सब चीज़ें हटा दो बिल्कुल। फिर आता है अगला जो है 25, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ़ ही स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। अब देखो, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्काल कदम लेना चाहिए जब वो विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में हो, मतलब किसी को जब करंट लग रहा होगा तो क्या करोगे। अब देखो, ये जो पहला वाला है ना, ये तो कोई बकलोल ही करेगा।
ठीक, ये देखो कांटेक्ट बाय हैंड, हाथों द्वारा खींचने या धक्का देने, तो उनके साथ आप भी चले जाओगे। ठीक, देखो अब दूसरा आता है, ये देखो ये मैं बताता हूँ। इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब प्राधिकारी जो है विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। ये बहुत बेवकूफ़ वाले तरीका है, क्योंकि जो है जांच देने में, फिर वहाँ से ऑर्डर आने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल करना ही नहीं। कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव, मतलब किसी को, उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। ठीक, ये आप तब कर सकते हैं जब आप एकदम बेवकूफ़ हों। ठीक, क्योंकि तब तक वो आदमी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, बिजली लगने में जल्दी जो है आपको डिसीजन लेना होता है, तो आपको क्या करना होता है, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ पावर सप्लाई। सबसे पहले पावर सप्लाई की तरफ दौड़ा जाता है। अगर पावर सप्लाई पास में नहीं है, जो कि हालांकि नहीं होती है, सारे जो है जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं सबके आसपास में पावर सप्लाई कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि जो है विद्युत करंट का जो है खतरा हमेशा बना रहता है। तो आसपास कहीं ना कहीं, अगर आपको नहीं पता है, आप जगह में नए हैं, आपको नहीं पता है कहाँ पे है, या आपको नहीं पता है कहाँ पे मिलने वाला है, आपने देखा नहीं, अभी आप अभी आए हैं कहीं पे। ठीक, अगर आपको स्विच ऑफ नहीं मिल रहा है, तो आप उसको किसी नॉन कंडक्टिव जो है चीज़ से हटाएंगे, मतलब जो विद्युत शक्ति को जो है पास ना करता हो, उस चीज़ से आप, जैसे बांस, सूखे बांस का डंडा हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपका उससे कांटेक्ट ना बने और आप उसको छुड़ा लीजिए। ठीक, अगर ये स्विच ऑफ नहीं, स्विच अवेलेबल नहीं है, स्विच नहीं है, आपको नहीं पता कहाँ है, ठीक, तब ऐसा करना है। ठीक, लेकिन सबसे ज़रूरी जो होता है वो स्विच ऑफ करना ही होता है। फिर आते 26 पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉशनरी साइन। मैंने कहा था ना, कॉशनरी मतलब चेतावनी वाला चिन्ह हमेशा ट्रायंगल में होता है, त्रिकोण में बना होता है हमेशा। ठीक, अब ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ है आदमी। ठीक, लग नहीं रहा आदमी, लेकिन है, मान लो आदमी है। तो आदमी मतलब पैदल। ठीक, मतलब आदमी पैदल नहीं होता है, आदमी मतलब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉसिंग आपको दिख रही है, ये नीचे क्रॉसिंग है। ठीक, इसको पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं फिलहाल, लेकिन ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन है। ठीक, स्कूल का साइन होता है यार, तो उसमें 2 बच्चे होते हैं या 1 बच्चे होते हैं, वो बैग लेके जा रहे होते हैं, तो वो नहीं होता। ठीक, गार्डेड का साइन भी अलग होता है, फेंस वगैरह बनी होती है जो आपकी होती है, अनगार्डेड का साइन भी अलग होता है। ठीक, तो ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन है। फिर 27वां, विच इज़ गोल्डन आवर फॉर विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग। मतलब भाई, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, ठीक, सिर में किसी की चोट लगी है, तो वो कितने टाइम बाद उसकी मौत हो सकती है। ठीक, स्वर्णामी घंटा कौन सा है। स्वर्णामी घंटे का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा होगा। ठीक, गोल्डन आवर, स्वर्णामी घंटे का मतलब ये होता है कि सबसे उपयुक्त समय, सबसे अच्छा टाइम जो रहेगा, सबसे परफेक्ट टाइम कौन सा रहेगा। फिलहाल मरने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, लेकिन लगभग 30 मिनट होता है, क्योंकि सिर में चोट लगनी यार, फ़िलहाल तो पता नहीं क्यों 30 मिनट इसमें। 1 मिनट, मैं जवाब चेक कर लेता हूँ। ठीक, 27 का बी दिया है, हाँ 30 मिनट दिया है, लेकिन अगर फर्स्ट एड अप्लाई नहीं किया गया है तो 15 मिनट में भी हो सकता है ये चीज़। अगर फर्स्ट एड अप्लाई किया गया है, जो कि किया गया होगा, तो बाकी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा कोई भी। ठीक, तो यही दोनों पे रहेगा। अगर फर्स्ट एड अप्लाई नहीं किया गया है तो 15 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो आप 30 मिनट ही लगाएंगे। ठीक, फिर आता है 28वां, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रिफर्ड टू कोमा। ठीक, अब आपने मूवी वगैरह देखे होगी जिसमें लोग कोमा में चले जाते हैं, तो कोमा में देखो, ठीक, बेहोश रहना पर बुलाने पे उत्तर देना, ये तो कभी होता ही नहीं। ठीक, क्योंकि कोई बेहोश है तो वो बुलाने पे उत्तर देगा ही नहीं। ठीक, होश में रहना पर उत्तर ना देना। ठीक, ये आप लोग तब होते हो जब आप लोग अपना फ़ोन चला रहे होते हो। ठीक, होश में रहते हो लेकिन जवाब नहीं देते हो, किसी की सुनते नहीं हो, समझ रहे हो। फिर तीसरा आता है, सांस लेना पर बुलाने का उत्तर ना देना। ठीक, तो ये इसमें और इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन सांस लेने की बात कर रहा है, मतलब वो खड़ा होकर भी सांस ले सकता है, लेकिन वो उत्तर नहीं दे रहा है, तो वो बेवकूफ़ आदमी है, वो भी मार खाने वाला है थोड़ी देर में अपनी मम्मी से।
ठीक। तो लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, पूरी तरह संवेदनहीन हो के लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना, उसे कोमा सिचुएशन कहता है। आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में जब कोई कोमा में चला जाता है तो वो बिस्तर पे एकदम लेटे रहते, बस कुछ कोई भी जो है कोई भी उनको बुला रहा हो, मारने पीटने से भी उनको कुछ नहीं होगा। ठीक। अब यहाँ पे ये देखो यार, यहाँ पे सारे आंसर दिए हुए हैं, एक दो आंसर इसमें जो गलत थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, वो देख लेना, नीचे पीडीएफ दी हुई है। इसका जो दूसरा मॉड्यूल का दूसरा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मॉड्यूल 2 मैं अगले वीडियो में करूँगा, आपको दिखा दूँगा। इसमें कुछ भी ना समझ में आया तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं चैप्टर वाइज जो है चैप्टर की एक एक चीज़ें पूरी बुक भी ख़त्म करवा सकता हूँ अगर आपको चाहिए एग्ज़ाम के पहले, लेकिन उसमें आपको जो है डेली पढ़ना होगा तभी आप हो पाएगा, क्योंकि बुक्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, 6-6 7-7 चैप्टर हैं एक एक जो है सेमेस्टर में, तो भाई उसको जल्दी जल्दी मुझे कराना होगा। अगर आप लोग बोलोगे यार तो मैं करा दूंगा बुक से, ठीक, एक एक जो है लाइन बाय लाइन करा दूंगा। इंग्लिश में कराना है कि हिंदी में कराना है वो भी बता देना, कौन सी लैंग्वेज आपको पसंद है, कि दोनों मिक्स करके बताऊं जिस तरह इसमें पढ़ाया था। ठीक, सारी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना किस तरह से क्या चीज़ करनी है। तो मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।